माइलोसाइट्स में। सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? आगे चलूं? आगे चलूं? चलो, कौन सा पेपर कर रहे हैं? हम रेडियोलॉजी का पेपर नंबर 1 कर रहे हैं और पेज नंबर 260, एमसीक्यू नंबर 17। ठीक है। Patient after gastric content in supine position, aspiration will lodge in which of the following lobe? Okay. मैंने कहा था कि हमेशा इस चीज के लिए याद रखना है कि पीनट खाई है, कोई फॉरेन बॉडी गई है, तो हमेशा उसने कहाँ जाना है? हमेशा उसने कहा जाना है राइट लोअर लोब में, राइट साइड वाला जो लोअर लोब है। लेकिन अगर सुपाइन पोजीशन हो, सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है बच्चों? सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली पोजीशन मतलब लेटा हुआ है, ये वाली पोजीशन। ठीक है, लाइक दिस इज सुपाइन पोजीशन। तो इसमें वो कहा जाएगा उसके ऊपर वाले सेगमेंट में, जो राइट लोअर लोब था, लाइक दिस इज लंग्स। ठीक है, ये लेटा हुआ है, तो इसका कौन सा ऊपर वाला लोब? एपिकल सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसको मैं या तो बिठा दूं, सिटिंग पोजीशन में आ जाए, या अपराइट पोजीशन में, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे वाले सेगमेंट में जाएगा, राइट लोअर लोब में ही जाएगा। लेकिन उसका कौन सा सेगमेंट? ठीक है, वो एपिकल सेगमेंट नहीं होगा। ठीक है, अपराइट पोजीशन में उसका वो कौन सा सेगमेंट होगा? पोस्टीरियर बेजल, नीचे वाला जो बैक साइड पे बेजल पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट। ठीक हो गया? क्लियर? दो चीजें याद हो गई ना कि किस तरह अपराइट पोजीशन में होना है। आपने इसको इमेजिन कर लेना है कि ये जो है ये लेटा हुआ है, तो उसने ऊपर वाले सेगमेंट में एपिकल में रहना है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जब उसने खड़े होना है या अपराइट पोजीशन में या बैठ जाना है, तो फिर क्या होगा? पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट, राइट लोअर लोब हमेशा होगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ वो कह देता है कि राइट लोअर लोब की जगह, प्लीज आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन राइट नाउ। मैं एक ऐसी चीज बताने लगा हूं जो पहले मैंने इन एमसीक्यूज के साथ नहीं बताई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि राइट लोअर लोब की जगह वो क्या होगा? लेफ्ट लोअर लोब में चला गया पीनेट, तो फिर क्या होगा? ये भी एक आधी जगह पे एमसीक्यू आया हुआ है, तो वो होगा साइटस साइटस इन्वर्सस बेसिकली क्या होता है कि मिरर इमेज ऑपोजिट साइड पे। हाँ जी, बेहतरीन डॉक्टर समन, बिल्कुल बेहतरीन, शाबाश, जबरदस्त। ठीक है, तो वो होगा साइटस इन्वर्सस। ऑल क्लियर? ठीक है। आज थोड़ी सी स्पीड रखनी है, तो प्लीज आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन। ठीक है, आप लोगों की कंसंट्रेशन मेरे लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि स्पीड का फायदा नहीं अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। फीमेल विद हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ओवर एवी वेल्व्स। ठीक है, वेल्व्स कैन नॉट बी मेड विच स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड। ठीक है, एवी वेल्व्स जो है वो डाउनवर्ड ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको कहा था एक कॉर्ड से उनको खींचा हुआ होता है, और वो एक टेंडन की तरह की कॉर्ड होती है, कॉर्डा टेंडनाए। ठीक है, इतनी बार ये एमसीक्यूज आ चुके हैं कि अब तो हमें ये अजबर हो जाने चाहिए। ठीक है, कॉर्डा टेंडनाए नहीं भी हुए तो इंशाल्लाह अगले बार आने वाले 10 दिनों में हो जाएंगे। कोई मसला नहीं। जस्ट keep repeating this drill on daily basis. Just keep repeating this drill on daily basis, right? Okay. Lateral ventricles are separated by, जिन लोगों ने मेरा कल का लेक्चर लिया है, ठीक है, मेरी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। Lateral ventricles are separated by, पर्दा एक होता है lateral ventricles को सेपरेट करने वाला, उसको क्या कहते हैं? सेप्टम पेलुसिडम। हाँ जी, जबरदस्त डॉक्टर समन, आपने सारी चीजें रट ली हैं। ठीक है। अच्छा, तो लेटरल वेंट्रिकल्स, ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, और जो होता है थर्ड वेंट्रिकल, टी से थर्ड वेंट्रिकल और टी से थैलेमस के अंदर बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल होता है। अच्छा, इसको कहते हैं डायनसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। अच्छा, और मिड ब्रेन के अंदर क्या थी? एक ही चीज थी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। अच्छा, और नीचे जो था फोर्थ वेंट्रिकल, वो किस चीज में होता है? वो कौन से पार्ट में होता है? वो होता है पॉन्स और सेरिबेलम में। ठीक है, तो बाकी हमने वो भी देख लिया था, फाइलम टर्मिनल और वो सारा S2 सेगमेंट, कोक्सीजियल लिगामेंट कहाँ बनता है, LP कहाँ देते हैं। ठीक है, सारे एमसीक्यूज कल हमने एक ही वो जो 3-4 मिनट मैंने चीज समझाई थी उसमें हमने कवर कर लिया थे। ठीक है, तो अब मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करूंगा,
लेकिन आई होप कि आप सब उस चीज को पिक कर गए। कल वाली चीज की नहीं समझ आई थी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ आज जो है वो हमारा आगे पीछे होगा। आज जो है रेडियोलॉजी के 3 पेपर करेंगे, क्योंकि जो है ना मेडिसिन के जो पेपर है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे ये है कि कल भी हमारा सिलेबस नहीं हुआ, आज जो है एटलीस्ट हम 3 पेपर्स कर लें। ठीक है, रेडियो वाले ये आसान थे करने, तो कल जो है वो मेडिसिन वाला, बाकी फिर स्केड्यूल के मुताबिक ही हम करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एपिनेफ्रिन गिवन स्लोली। आई जस्ट नीड कि आप लोग जो है मेरे साथ जो है वो चीजें को वो करते जाएं। डॉक्टर साहब मैं फिर एंड पे रिपीट करूंगा, जो अभी मुझे कह रहे हैं ना कि कल वाली चीज दोबारा रिपीट करें, वो मैं एंड पे रिपीट करूंगा। अभी फिर हमें थोड़ा सा पेस पकड़ना है। रिपीट ना करें, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। एपिनेफ्रिन गिवन स्लोली, ठीक है, तो ये कॉज क्या करेगी? ठीक है, बेसिकली एपिनेफ्रीन जब हम स्लोली देते हैं तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या क्यों ज्यादा होती है? बेसिकली एपिनेफ्रीन जो होती है वो डायस्टोलिक बीपी जो होता है ना, डायस्टोलिक बीपी, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन करती है, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, ये भी बहुत दफा रिपीट हो चुका है। प्री लोड क्या होता है? इज नथिंग बट फिलिंग कि जितना हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, दैट इज प्री लोड। और आफ्टर लोड क्या होता है? बेसिकली रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है आर्टीरियल प्रेशर पे, और जो प्री लोड है वो डिपेंड कर रहा होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे। ठीक है, कैप्लान मियर कर्व जो होता है वो इंडिकेट क्या करता है? वो इंडिकेट करता है कैप्लान मेयर कर्व सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को, सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को, कैप्लान मेयर कर्व। ठीक है, कैप्लान जो है वो हमारा सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट्स को करता है। जस्टिस इन मेडिकल एथिक्स क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नो नीड टू लाइक मग अप के इसमें हम और डिटेल्स में जाएं, बस इतना, जस्टिस इन मेडिकल एथिक्स इज व्हाट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। A man was hiking and noticed a rash appeared on his arm. एक बंदा था वो हाइकिंग कर रहा था और उसमें क्या हुआ? रैश उसके आर्म पे बन गया, which was not covered by clothing. तो वो कवर्ड नहीं था। ठीक है, the rash grew in size for 2 days and then subsided after 2 weeks. 2 weeks के बाद वो खत्म हो गया। Which of the following reaction took place in this? ये बेसिकली बच्चों कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस था, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस था। ठीक है, कि हाइकिंग करते कराते कोई उसको कोई चीज लगी होगी, ठीक है, क्योंकि वो क्लोथिंग से भी कवर नहीं था, तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसमें क्या हुआ कि स्वेलिंग हुई, साइज इंक्रीज हुआ और खुद अपने आप खत्म हो गई। तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो माय स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक वाइज। सर ने कहा था जिस भी डिजीज के एंड पे